नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज की घटना का जनपद है बांदा। बुंदेलखंड का एक प्रमुख इलाका है, बड़ा जिला है, पथरीला जिला है। विंध्यन रेंजेज जो हैं, विंध्य श्रेणी की पहाड़ियां हैं, उन पर बसा हुआ है। तारीख है 23 जनवरी 2003। ध्यान रखिएगा, 2003। एक थाना है बांदा में, अतर्रा। वहां पर एक कलिंजर का किला है। कलिंजर दुर्ग या कलिंजर फोर्ट भी इसको कहते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक किला है और ये चंदेल राजा परमादित्य देव का बनवाया हुआ है। बहुत पुराना किला है और बहुत बड़े इलाके में बना हुआ है। पहाड़ियों में सबसे ऊंचे स्थान पर यह किला बना है, जहां से आप पूरे पठार को, पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के उस इलाके को, जिस पर ये पहाड़ियां हैं, पूरे बुंदेलखंड को देख सकते हैं। इसके भीतर कई बड़े बड़े मंदिर हैं। बहुत बड़ा शिवलिंग है और एक प्रसिद्ध नीलकंठ का मंदिर है। पौराणिक दंत कथाएं जो इलाके में मशहूर हैं, वो ये कहती हैं कि शंकर जी ने जो विष निकला था समुद्र मंथन में, वो यहीं पर पिया था। इसीलिए यहाँ का शिवलिंग नीला है। इतना बताने का आशय सिर्फ ये है कि बहुत पौराणिक और बहुत ही ऐतिहासिक किला है, हिस्टोरिकल भी है। विकिपीडिया में इसके बारे में और ढेर सारी जानकारियाँ हैं। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो विकिपीडिया पर कलिंजर फोर्ट बांदा यूपी सर्च करेंगे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहाँ ये आसपास के इलाके में 100-200 किलोमीटर में, क्योंकि एक तरफ पन्ना जिला पड़ता है, उससे बिल्कुल सटा हुआ, जो मध्य प्रदेश का है, और इधर बांदा पड़ता है। पन्ना उस तरफ, सतना और रीवा, तीन ये बांदा और चित्रकूट की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश के जिले हैं। आसपास एक दूसरे के यहाँ शादियाँ होती हैं और लोगों का आना जाना है। ज्योग्राफिकल बाउंड्री जरूर है नक्शे पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, लेकिन एक ही जैसा इलाका है। वहां पर जो जनश्रुतियां हैं वो ये हैं कि आसपास के इलाके में कोई भी शुभ कार्य होने के बाद लोग वहां पर कलिंजर फोर्ट के भीतर जो स्थित नीलकंठ मंदिर है, भगवान शंकर का मंदिर है, उसमें दर्शन करने जाते हैं। थाना अतर्रा के कंट्रोल रूम से रेंज के कंट्रोल रूम, जोन के कंट्रोल रूम और डीजी कंट्रोल रूम पर एक एसओएस मैसेज भेजा गया, इमरजेंसी मैसेज भेजा गया। ये बात है दिन में 1 बजे की। मैसेज ये था कि कलिंजर के किले के पास डकैतों ने एक बारात को बंधक बना लिया है और बारातियों को एक एक करके गोली मार रहे हैं। सूचना बहुत गंभीर थी कि पूरी बारात को डकैतों ने बंधक बनाया और फिर एक एक करके उनको गोली मार रहे हैं, बारातियों को। फौरन डीजी ऑफिस से और आईजी जोन के ऑफिस से, डीआईजी रेंज के ऑफिस से ये आदेश निर्गत किए गए कि तत्काल हेडक्वार्टर के सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे, चाहे वो जूनियर हों चाहे वो सीनियर हों। कहने का आशय ये था कि डीआईजी चित्रकूट, कमिश्नर चित्रकूट, एसपी बांदा, एडिशनल एसपी बांदा, ये सारे लोग तत्काल पहुंचकर वहां ये देखें कि सूचना की सत्यता कितनी है और वास्तविक घटना क्या है। जो जहां जिसने सुना वो वहां से मौके के लिए भागा, कलिंजर फोर्ट के लिए। मौके पर चित्रकूट धाम के कमिश्नर डॉक्टर बी.के. गुप्ता, डीआईजी चित्रकूट श्री देवदत्त, एसपी बांदा एसएन उपाध्याय और एडिशनल एसपी बांदा रामबोध गिरते पड़ते वहां पहुंच गए कलिंजर फोर्ट के पास। डकैतों ने पूरी बारात को बंधक बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की थी। 6 शव मौके पर पड़े थे। 2 लोगों की अस्पताल में मृत्यु हुई, ऐसा वहां इकट्ठा गांव वालों ने बताया। जिसने भी उस
मौके पर उस घटना को देखा, उसकी सबके रोंगटे खड़े हो गए। में से लौट कर आने वाले अच्छे कपड़ों में, साफ सुथरे नए कपड़ों में, बारात के उत्साह में लोग आए हुए, और थोड़ी थोड़ी दूर पर लाशें पड़ी हुई। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गोलियों से घायल अस्पताल के लिए भेजे गए थे, ऐसा मौके पर बताया गया। पुलिस वालों की भी रूह देखकर कांप गई। घटना इतनी गंभीर थी कि इलाहाबाद जोन के आईजी श्री एसएन सिंह भी मौके पर तत्काल रवाना हो गए। डीजीपी थे उस समय उत्तर प्रदेश के श्री राधे मोहन शुक्ला जी। उनको जब मौके से एसएसपी और डीआईजी ने बताया कि साहब इस तरह की घटना हुई है, तो वो स्वयं भी बाई रोड लखनऊ से बांदा के लिए रवाना हो गए, और उनके साथ सरकार ने डीजी मानवाधिकार और डीजी कार्मिक को भी भेजा कि मौके पर जाकर देखिए क्या किसी की लापरवाही है या ये और किस डकैत गैंग का काम है, या फिर जो लोग मारे गए हैं उनका भी किसी आपराधिक घटना से कोई संबंध रहा है। तमाम चीज़ों की जांच किसी मौके पर की जाती है, और कुछ चीज़ें उसमें बहुत ही अप्रिय भी लगती हैं कि साहब बताइए, हम तो भले आदमी, हमारी इस बात की जांच हो रही है कि मेरा क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं है, लेकिन फिर भी जांच तो जांच है। डीजीपी यूपी श्री राधे मोहन शुक्ला ने लखनऊ से निकलने से पहले मध्य प्रदेश के डीजी से बात की और रीवा जोन के आईजी से बात की। उनसे अनुरोध किया कि अपने क्षेत्र में इन डकैतों का, जिन्होंने सामूहिक नरसंहार किया है, एक पूरी बारात को मार डाला है, उनके लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करें। मैं स्वयं मौके के लिए निकल रहा हूं। दोनों अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के उन्हें पूरा भरोसा दिया कि हम अभी से अपने इलाके में कॉम्बिंग शुरू करते हैं। हमारे इलाके में अगर वो आए होंगे तो बचकर नहीं जा सकते। बांदा चित्रकूट से लगे हुए जो 3 जिले हैं, पन्ना, सतना, रीवा, इन तीनों की टोपोग्राफी और जियोग्राफी एक है। सभी विंध्यन रेंजेस पर बने हुए हैं। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम जंगल है। डकैत गैंग्स इधर अपराध करके उस तरफ मध्य प्रदेश के जंगलों में भाग जाते हैं, और उधर के डकैत उधर अपराध करके इधर के जंगलों में भाग जाते हैं, भाग आते हैं। डकैत इधर या उधर के नहीं, डकैत गैंग एक ही हैं। वो पूरे इलाके में जिसका जहां वर्चस्व है वहां पर वो अपना डेरा, अपना अड्डा स्थापित कर लेते हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी रात तक कलिंजर फोर्ट के उस घटनास्थल तक पहुंच गए। डकैतों के आतंक से कई दशकों से जूझ रहे आसपास के गांव में बड़ा आक्रोश हुआ, बहुत आक्रोश परिलक्षित हुआ। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के लोगों ने वहां संबंधित आईजी, डीआईजी और एसएसपी को ये बताया कि साहब बहुत ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि बारात एक विशेष प्रयोजन के लिए, विशेष कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए गई थी, और बारात को घेर कर मारा जाना ये बहुत ही दुख भरी बात है, और डकैतों का ये अपराध अक्षम्य है। इस आक्रोश को देखते हुए बहुत ढेर सारी पीएसी की कंपनियां वहां आसपास के गांवों में लगाई गईं। आसपास के जिलों से काफ़ी पुलिस फोर्स मंगाकर और कलिंजर के आसपास के गांवों में लगाई गई। डीजीपी साहब जब वहां पहुंचे मौके पर, तब तक घटना के बारे में सारी जानकारी स्थानीय जो मातहत अधिकारी थे उन लोगों ने इकट्ठा कर ली, क्योंकि डीजीपी से बड़ा अधिकारी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कोई नहीं है, और अपने सबसे बड़े अधिकारी के सामने कोई कमी, कोई कम जानकारी या कोई ऐसी बात जिसमें ये लगे कि साहब आपने लापरवाही की है, ऐसी बात सामने नहीं आनी चाहिए। इसलिए घटना की एक एक डिटेल सब लोगों ने मिलकर इकट्ठा कर ली, क्योंकि इस घटना में बहुत से लोग बच भी गए थे, काफ़ी लोग घायल थे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी थे जिन्हें कतई खरोंच भी नहीं आई थी। उनको ढूंढा गया और उनसे आई विटनेस अकाउंट जो होता है घटना का, वो उनसे लिया गया और उससे जोड़कर पूरी घटना बनाई गई। पूरी घटना डीजीपी साहब के सामने जो बताई गई,
वो इस तरह थी कि 22 जनवरी, यानी ये घटना 23 की है, 22 जनवरी को अतर्रा थाना, जो बांदा जिले का थाना था, वहाँ के महोतरा गांव के रहने वाले संतोष उर्फ छोटा गौतम के लड़के संदीप गौतम की शादी करने के लिए पूरी बारात धर्मपुर, थाना धर्मपुर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश के गांव बहरी पुरवा निवासी वंश प्रताप पाठक की लड़की मनीषा पाठक से होने के लिए या करने के लिए वो बारात अतर्रा के इस गांव से रवाना हुई थी। 23 तारीख को सुबह वधू की विदाई के साथ साथ सभी लोग वहां से अपने गांव के लिए, अतर्रा में अपने गांव के लिए, महोतरा के लिए चले। कुल 3 गाड़ियां उनके पास थीं, एक मार्शल जीप, एक टाटा सुमो और एक मारुति 800। मारुति 800 में जो वरवधू थे, जिनकी शादी हुई थी, वो थे, और बाकी दोनों गाड़ियों में मिलाकर लगभग 2 दर्जन बाराती बैठे हुए थे। ये लोग वहां से निकले तो ये तय पाया गया कि हम लोग कलिंजर किले में नीलकंठ महादेव के दर्शन करते हुए तब घर को वापस जाएंगे। पूरी बारात में वरवधू के कलिंजर दुर्ग के भीतर जो कई मंदिर हैं वहां उन लोगों ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद ये वहां से वापस लौटे। कलिंजर फोर्ट के बाहर निकलने के बाद करीब 300 मीटर पर बलखंडेश्वर मंदिर से थोड़ा सा आगे, करीब 200 मीटर आगे, एक मोड़ पर उन्होंने ये देखा कि 6 लोग जो असलहों से युक्त थे वो गाड़ियों के रुकने का इशारा कर रहे थे कि गाड़ियां फौरन रोक दी जाएं। सबके हाथों में असलहे थे, कमर में पेटियां बंधी थी जिनमें कारतूस पूरे के पूरे लगे हुए थे। मारुति कार, चूंकि वधू भी थी उसमें, वो थोड़ा पीछे थी, लेकिन ड्राइवर ने सतर्कता से देख लिया कि सामने बदमाश खड़े हुए हैं। उसने फौरन उसको बैक किया, बैक करके दूसरा रास्ता उसने पकड़ लिया वहां से बाहर भागने का। लेकिन 2 गाड़ियां इनको, उन डकैतों ने रोक लिया। सबको गन पॉइंट पे कहा नीचे उतर जाइए। नीचे उनको उतार लिया गया। नीचे उतार कर यह कहा गया कि तुम लोगों से कुछ बात करनी है, थोड़ा आगे चलकर बात करते हैं। जैसे ही सब लोगों को वो सड़क के किनारे जंगल की तरफ ले जाने लगे, उनमें से एक आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है जगा हुआ हो रात भर का, हो सकता है डर की वजह से वो गिर गया हो। उसके गिरते ही जो उनका सरदार था उसने ये कहा कि साला नाटक करता है। ऐसा कहते ही उनके गैंग मेंबर्स ने उसको 5-6 गोलियां गिरने पर मार दी। जैसे ही उसको गोली लगी और वो दम तोड़ने लगा, बाकी बाराती, लगभग 20 बाराती, उनकी ये समझ में आ गया कि ये डकैत हैं और इनकी मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी देख लिया कि इनकी संख्या सिर्फ 6 है, लेकिन ये हथियारों से लैस हैं। हम 20 हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है। लेकिन एक आदमी को गोली से मरता हुआ, तड़पता हुआ देखकर ये सभी 20 लोग अलग अलग दिशा में भागने लगे। भागते देखकर डकैतों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसको इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग कहते हैं। एक एक करके बारातियों को गोलियां लगती गईं और बाराती गिरने लगे। जो भागे उन्हें थोड़ी दूर पर आगे चट्टान और पहाड़ मिल गए, जिनकी आड़ लेकर उन्होंने अपनी जान बचाई। गिरे हुए बाराती जिनको गोलियां लगी थीं, उन तक ये सभी 6 के 6 पहुंचे और गिरे हुए उन गोली लगी हुई उन बारातियों के शरीर पर 5-5, 7-7 और गोलियां मारकर वहां से ये जंगल की तरफ निकल गए। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने एक चश्मदीद गवाह, मतलब जो बारात का हिस्सा था और बाराती था, मरने वालों और लड़के वालों का रिश्तेदार भी था, उसका नाम था निरंजन सन ऑफ महादेव, कमासिन बांदा का रहने वाला था। उससे पूछा गया, आप बताइए आपने मौके पर क्या क्या देखा। उसने पूरी बात बताई कि हम लोग विदाई करा के लौटे,
और फिर उसके बाद कलिंजर फोर्ट में गए, भीतर दर्शन किया, निकले और वहाँ से जैसे ही बलखंडेश्वर मंदिर से आगे मोड़ पर पहुँचे, 6 लोगों ने हम लोगों का रास्ता या गाड़ी रोकने का इशारा किया। इन 6 में 2 के पास 315 बोर की राइफल, 2 के पास 12 बोर की दुनाली यानी डबल बैरल बंदूक, एक के पास 12 बोर की सिंगल बैरल यानी एक नाली बंदूक और एक डकैत के पास दोनों हाथ में तमंचे थे और सभी के उस पे कमर में कारतूसों से भरी हुई पेटियां बांधी हुई थीं। अधिकारियों ने पूछा कि वो क्या चाह रहे थे। आप लोगों को जब उतारा तो उन्होंने क्या डिमांड की? पैसा मांगा या कोई बात की आप लोगों से? कोई रंजिश की बात वहां हुई? कहा क्या? क्यों ऐसी इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करने लगे? उसने कहा कि साहब पहले जैसे ही उन्होंने रोका, रोकते ही दोनों गाड़ियों की चाबियां निकाल ली। ड्राइवर से भी कहा, बाकी बारातियों से कहा कि सब लोग नीचे उतर आओ। सारे लोग नीचे उतर आए, उन्हें एक लाइन में खड़ा होने का आदेश किया। उसके बाद सिर्फ एक बात पूछी कि पंडितों की बारात है, यानी ये बारात ब्राह्मणों की है। सभी ने एक स्वर में कहा कि हाँ, ये ब्राह्मणों की बारात है। इस पर उसने ये कहा कि ठीक है, तुम लोगों से कुछ बात करनी है, लेकिन सड़क पर नहीं। और हम लोगों को इशारा किया सड़क के किनारे जंगल की तरफ जाने का। जैसे ही सड़क उतरकर हम लोग जंगल में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हम में से एक आदमी बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरते ही जो इनका डकैतों का जो प्रमुख आदमी था, जो इनका लीडर था, गैंग लीडर था, डकैतों का जो मुखिया था, उसने जोर से कहा कि साला नाटक करता है। ऐसा कहते ही उनके साथियों ने फौरन उसको गिरे हुए पर 4-5 गोलियां मार दी। गोलियों की चोट से वो वहीं तड़पने लगा। जैसे ही उसको गोलियां मारी, सब लोगों के अंदर ऐसा भय व्याप्त हुआ कि लोगों ने सोचा कि अब यहां से अगर भाग नहीं गए तो हो सकता है ये लाइन में जिस तरह खड़ा किया था सबको गोली मार दें। 2 लोग या 3 लोग उसको गोलियां मार रहे थे, हल्का सा मौका देखकर और ये भी देख के कि ये सिर्फ 6 लोग ही हैं, हम 20 हैं। सब जो जहां था, जिस सामने उसको जो रास्ता दिखाई पड़ा, सब अलग अलग दिशा में भागे। भागते ही उस जो डकैतों का जो मुखिया था, डकैतों का जो लीडर था, उसने चिल्लाकर कहा, मारो सालों को, भाग रहे हैं। इतना कहना था कि सभी ने, उस मुखिया समेत सभी ने अंधाधुंध फायरिंग भागते हुए लोगों पर कर दी। लोग गिरते गए, लेकिन जिनको भाग्यवश गोलियां नहीं लगीं और थोड़ा आगे निकल गए, उन्हें पहाड़ी और पहाड़ के बड़े पत्थर दिखाई पड़ गए, जिसकी ओट लेकर उन्होंने अपनी जान बचाई। जो बाराती मारे गए उनमें से एक फतेहपुर जल संस्थान के जूनियर इंजीनियर अशोक कुमार तिवारी भी थे। अशोक कुमार तिवारी सन ऑफ प्रेमपाल तिवारी, जिनकी उम्र 45 साल थी, बांदा में तिंदवारी के रहने वाले थे। इन्हीं के साथ साथ इनकी 16 साल की बेटी श्वेता तिवारी और 17 साल का बेटा पुनीत उर्फ लाला तिवारी, ये तीनों एक साथ मारे गए। इनके तीनों के एक साथ मरने का कारण यह था कि ये तीनों भागे नहीं थे। बीच में अपनी बेटी श्वेता को रख के दोनों तरफ से पिता और पुत्र ने उसको अच्छे से पकड़कर घेर रखा था। उन्हें डर था कि हमारी बेटी को ये डकैत कहीं जंगल में उठाने ले जाएं। अपनी जगह से वो बिल्कुल नहीं हिले और तीनों को एक साथ गोलियां मारकर डकैतों ने मार दिया। श्री अशोक कुमार तिवारी, जो फतेहपुर जल संस्थान में जूनियर इंजीनियर थे, जिनकी उम्र 45 साल थी, बिटिया श्वेता तिवारी, जिसकी उम्र 16 साल थी, और पुनीत, जिसकी उम्र 16 साल थी। अगले व्यक्ति गंधर्व सिंह बुंदेला, इनकी उम्र 42 साल थी और ये ललितपुर के रहने वाले थे। जिस लड़की की शादी थी
ये उसके साथ किसी साइट पर काम करते थे। अगला जो मरने वाला बाराती था वो सुधीर कुमार पांडे, उम्र 30 साल, पुत्र साक्षी गोपाल पांडे, रहने वाले ये कमासिन बांदा के थे। छठवें व्यक्ति थे सत्यनारायण इंटर कॉलेज तिंदवारी में लेक्चरर श्री श्याम सुंदर द्विवेदी। ये भी तिंदवारी के रहने वाले थे। सातवां व्यक्ति थे शीलू बिलोहा। इनके पिताजी का नाम मदन गोपाल बिलोहा। शीलू बिलोहा की उम्र थी 25 वर्ष। ये भी कमासिन बांदा के रहने वाले थे। शीलू के पिता मदन गोपाल बिलोहा, जिनकी उम्र थी 50 साल, उनको भी डकैतों की गोली लगी थी और वो मर गए थे। इनमें से 2 लोग यानी मदन गोपाल बिलोहा और पुनीत जेई साहब का बेटा, इन दोनों की मृत्यु अस्पताल में हुई थी। बाकी के 6 लोगों की मृत्यु मौके पर ही हो गई थी। 6 में से 4 या 5 वही थे जिनको गिरने के बाद, गोली लगने पर गिरने के बाद डकैतों ने उनके पास आकर 6-6, 7-7 गोलियां मारी थी। आज की घटना, यह घटना उस समय की है जब अपराध और अपराधी अपने चरम पर थे। 98 में जब मोबाइल के टावर्स एक्टिवेट हुए उत्तर प्रदेश ईस्ट सर्किल में, 6 महीने पहले वेस्ट में हो गए थे और 98 में ये ईस्ट में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक्टिवेट हुई। मैं बार बार बता चुका हूं, उस समय ये सामान्य व्यक्तियों के पहुंच के बाहर थे, लेकिन ये टावर आते ही हम लोगों ने सर्विलांस का काम शुरू किया था। सर्विलांस से पहली घटना हम लोगों जो अनावरित की थी या जिसमें हम लोगों को एक्सपीरियंस गेन हुआ था, वो इसी प्रकार से संबंधित थी। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। और उस समय यानी 2000-2003 तक एसटीएफ ने सभी बड़े माफिया गैंग खत्म कर दिए थे। सभी बड़े लुटेरों के गैंग खत्म कर दिए थे, लेकिन हम 2 जगह फेल थे। हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक, चंबल के बीहड़ों में निर्भय गुजर के गैंग का हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, बांदा चित्रकूट के जंगलों में हम ददुआ और उसके साथी डकैतों का कुछ नहीं कर पा रहे थे। कारण यही था कि इन दोनों जगह मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं थी। सरकार में जो बातें हुआ करती थी जब, और ये कहा जाता था कि आप इन दोनों पर काम करिए, तो बार बार हम लोग यही कहते थे किसी तरह से वहां पर मोबाइल की कनेक्टिविटी करा दें। एक बार मोबाइल की कनेक्टिविटी होने पर हम निश्चित रूप से अपने ऑपरेशंस में सफल होंगे। बड़े बड़े गिरोहों के सफाए के बाद सामान्य आदमी की भी अपेक्षाएं जो इन दोनों क्षेत्र के हैं एसटीएफ से बहुत बढ़ गई थी। अपने अपने क्षेत्रों के प्रतिनिधि या सरकार में जिसको भी जाने का कभी मौका मिलता था, वो यही बात कहता था कि साहब एसटीएफ को लगा के इन डकैतों से छुटकारा दिलवाइए। लेकिन जब जब वहां मोबाइल के टावर लगाने की कोशिश की गई, वहां इन्हीं गैंगों ने उसका विरोध किया। मोबाइल का टावर लगा के खड़ा किया जाता था, रात में मिट्टी का तेल छिड़ककर उस टावर में जो उसका एक बैकअप बैटरी का पोर्शन होता है उसमें आग लगा देते थे। फिर सीनियर लेवल पे ये डिसाइड हुआ स्थानीय पुलिस को लगाकर ये टावर्स इरेक्ट किए जाएं और इस टावर के पास छोटी छोटी चौकियां भी रखी जाएं ताकि रात में इनका नुकसान न हो। थोड़ा एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगानी पड़ेगी तब तक जब तक कि पूरे इलाके को हम मोबाइल की कनेक्टिविटी नहीं दे देते। और हुआ भी यही, काफ़ी पुलिस लगाकर एक एक करके बीएसएनएल के मोबाइल के टावर उस समय इन दोनों क्षेत्रों पर, चंबल में और बांदा के बीहड़ों में लगाए गए। और जैसे ही इन कनेक्टिविटी इसकी पूरी हुई तो इन गिरोहों को भी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल करने का चस्का लग गया। और जैसे ही ये मोबाइल फ़ोन पर आए, निर्भय गुजर को इटावा में और ददुआ को बांदा में एसटीएफ ने घेर कर मार लिया।
इन दोनों के पूरे गैंग का सफाया हो गया, नेस्तनाबूद हो गए ये पूरे गैंग। और आज की तारीख में ये दोनों ही इलाके डकैतों से मुक्त हैं। उस समय तक इन दोनों के ऊपर 200, 250 या लगभग 300 मुकदमे हत्या, डकैती और अपहरण के थे। ये 20-20 साल से एक इलाके पर कब्जा किए बैठे थे और इनका कद इतना हो गया था कि इन्हें इलेक्शन के समय में तमाम राजनीतिक लोग इनसे मिलकर संरक्षण की गुहार करते थे। और डकैतों के ये फरमान, इन डकैत गिरोहों के इन नेताओं के फरमान, इन बड़े डकैतों के फरमान इलाके में भेजे जाते थे कि इस आदमी को या इस पार्टी को सब लोग वोट करें, जो नहीं करेगा वो भुगतने के लिए तैयार रहे। इतना बड़ा कद हो गया था। लेकिन जैसे ही ये मोबाइल कनेक्टिविटी के दायरे में आए, वैसे ही पुलिस ने इनका, एसटीएफ ने इनका काम तमाम कर दिया। जब ये बड़े स्थापित गिरोह जो उस समय चल रहे थे, ददुआ उधर और निर्भय गुजर इधर, उस समय इनकी राइवल गैंग्स भी तैयार हुए थे जातिगत आधारों पर। निर्भय गुजर का जो गैंग था वो गुजरों का गैंग था, वहाँ ठाकुरों के गैंग हुए, वहाँ बैकवर्ड कम्युनिटी के कुछ लोगों के गैंग हुए। ठीक इसी तरह से ये गैंग यहाँ बांदा और चित्रकूट के जंगलों में भी छोटे छोटे बहुत से गैंग तैयार हो गए। दो चीज़ों पर इन्हें हमेशा शक रहता था, मुखबिरी का और गैंग को खाना खिलाने का। अगर इनको पता लग जाए कि फला आदमी के यहाँ हमारे राइवल गैंग ने खाना खाया है, तो वो कुछ भी करके उस आदमी का नुकसान जरूर करते हैं। और ये घटना जो कलिंजर फोर्ट के पास हुई थी, ये भी उसी तरह की एक घटना, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि राइवल गिरोह के लोगों को इनके यहाँ, इनमें से किसी के यहाँ या ब्राह्मणों के यहाँ या पंडितों के यहाँ कभी खाना खिलाया गया था। ये सूचना थी, ये गलत भी हो सकती है। लोग अपने दुश्मनों को से दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे गिरोह के बारे में झूठी सूचना भी दिया करते थे। इस घटना के बारे में मैं बताऊं कि कभी भी इसका पता नहीं लगा कि किस छोटे गैंग ने किया था। लेकिन हर 2-4 महीने के बाद जब किसी मुठभेड़ में किसी डकैत की मृत्यु होती थी, तो पुलिस यही बताती थी कि ये कलिंजर वाली घटना में शामिल था। कलिंजर वाली घटना में 6 ही लोग थे, लेकिन पता नहीं कितने डकैत इस नाम पर कि ये कलिंजर की घटना में था, मारे गए थे पुलिस के हाथों। इसलिए सही सही ये कभी नहीं पता लगा कि ये किस गैंग का काम था। डकैतों से मुक्त होने के बाद इन दोनों इलाकों में बहुत छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप, जो कभी जमीन विवाद की वजह से या किसी से और विवाद की वजह से बीहड़ में चले गए, महीना 2 महीना 4 महीना 4-6 लोगों को इकट्ठा करके एक आध गैंग बनाया, ये कभी यदा कदा हाथ मार लें तो मार लें। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की किसी जंगल में कोई बड़ा गिरोह ऑपरेट नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की बात मैं करता हूँ, जो उत्तर प्रदेश के बांदा चित्रकूट से सटे हुए मध्य प्रदेश के इलाके हैं। और इस तरह का जो घटना जो मैंने आपको आज बताई है, 8-10 साल से इस तरह की कोई घटना इन इलाकों में नहीं हुई है। वरना ये वही गैंग्स हैं, जब यहाँ मोबाइल टावर की कनेक्टिविटी नहीं हुई थी तो एसटीएफ की एक टीम एक ऑपरेशन करके वापस लौट रही थी, और इसी तरह चित्रकूट के जंगलों में एसटीएफ की पूरी गाड़ी को घेर कर एसटीएफ के 7 जवानों की हत्या इन्हीं डकैतों ने कर दी थी। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कितना कंट्रोल वहां की ज्योग्राफी पे था इनका। रुकने, भाग जाने और दूर से किसी के आने पर उसको देख लेने की जो इनकी क्षमता थी वो अद्भुत थी। अगर ये मोबाइल के टावर्स नहीं लगे होते, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होती, तो अब भी इनका उस क्षेत्र में एक छत्र साम्राज्य होता। किस्सा कोई परिवार के नौजवान सदस्यों ने इस तरह की घटनाएं अपने काल में न तो देखी होंगी ना सुनी होंगी। हालांकि ये घटना जो मैंने आज आपको बताई है, ये सिर्फ 19 साल पहले
2003 की है। उसके पहले के लोगों को सबको पता होगा कि डकैतों का क्या आतंक था इन दोनों क्षेत्रों में। लेकिन नई पीढ़ी, नई जनरेशन, किस्सा कोई परिवार के हमारे जो यंग सदस्य हैं, उनको कभी इसका अंदाज भी नहीं होगा। भला हो इस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, जिसने हमारा भी और आपका भी, पुलिस का भी और सोसाइटी का भी ऐसा भला किया है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।